गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी 9th क्लास की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि साइंस की होगी। इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक कर रहे हैं ग्रेविटेशन फिजिक्स का टॉपिक है। तो चैप्टर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी अभी 9th क्लास की साइंस में पढ़ोगे वो आपको कहीं ना कहीं +1 में ज़रूर बेनिफिट होगा। तो 9th को इतना ज़्यादा लाइटली मत लेना, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा वहाँ पर। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। ये जो इन्होंने इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन दी हुई है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ। इन्होंने यही बताया हुआ कि आपने अगर चैप्टर 8 और 9 वहाँ पे पढ़ा होगा, ये चलो आपने नहीं भी पढ़ा, तो उसमें आपने क्या देखा कि जो जितने भी मोशन होते हैं ऑब्जेक्ट्स के और फोर्स के, वही कॉज होता है कि मोशन होने का, मतलब मोशन मेरा क्यों हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ पता है कि जो अगर मैंने किसी भी चीज़ की स्पीड या फिर डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की चेंज करनी है तो मुझे वहाँ पे फोर्स लगेगी। जैसे आपने कोई भी आपके पास दरवाजा है, आपने उसे धकेलना है, तो आप कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करोगे। आपने अगर उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज करनी है, आप एक बाइक चला रहे हो, उसे आपने आगे लेके जाना है, उसे डायरेक्शन चेंज करनी है उस ऑब्जेक्ट की, तो आपको फोर्स लगेगी लगेगी। हम ये चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट से अर्थ की तरफ आ रहा है, हमें ये भी पता है कि जो प्लैनेट है वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, और जो मून है वो भी अर्थ के, प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं और जो मून है मेरा अर्थ के अराउंड घूमता है। तो मतलब कुछ ना कुछ फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रही है, प्लैनेट्स पर और मून पर भी लग रही है। और जो इसाक न्यूटन था, उसने ये चीजें ग्रैब की, उसने देखा कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उन सब चीज के लिए, और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव द एग्जांपल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप कुछ भी दे सकते हो कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो धरती पर गिर रहा है। ठीक है, ये सब आ गया। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन अब होती क्या है, मैंने ये तो बता दिया ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। अब ग्रेविटेशन को मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी। एक मून है, वो अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है, जब मैंने उसे ऊपर भेजा, उस वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचा और फिर उसने नीचे आना दोबारा स्टार्ट कर दिया। जब एक अब ये चीज हुई, कोई भी ये वाली सिचुएशन वहां पे अकर हुई, न्यूटन था वो पेड़ के नीचे बैठा था, ऐसी एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे गिरा, तो न्यूटन ने एप्पल की वजह से ही इतना बड़ा ग्रेविटेशन फॉर्मूला निकाल दिया कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरा क्यों। उसने सोचा कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकते तो क्या मून को नहीं अट्रैक्ट कर सकता। सोचने वाली बात है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मून के सराउंडिंग में घूम रहे हैं, और जो मून है वो अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहा है। तो जो अर्थ मेरा एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है, क्या वो मून को नहीं कर सकता? जो फोर्स है उन दोनों केसेस में सेम है। और फिर उसने बहुत सारी रिसर्च के बाद बता भी दिया कि हाँ यही जो फोर्स है वो उन दोनों के बीच में सेम है। जो मून है मेरा, वो अर्थ के टूवर्ड्स आता है, फॉल होता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, तो वो अर्थ से अट्रैक्ट करेगा। पर हमें ये नहीं दिखेगा कि जो मेरा मून है वो अर्थ से वहां पे अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपने अभी मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशन की डेफिनेशन कहीं पर नहीं बताई, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताई है। अब मैं मोशन ऑफ द मून को कैसे मतलब नॉर्मली कर सकती हूँ। कोई भी जो मेरी एक्टिविटी होगी 8.11 पीछे कहीं पर, तो मैं उसे अगर रिकॉल करूँ तो मेरा हो सकता है। अभी मैं आपको ये चीज बताती हूँ। आपने एक थ्रेड लिया, आप इसे जस्ट इमेजिन करो, आपके हाथ में एक थ्रेड है, आपने वहां पे एक पत्थर बांधा, और उसे एक एंड को थ्रेड को होल किया, और जिसे आप गोल गोल घुमा देते हो, आपने वो चीज कर दी। आपने स्टोन का मोशन नोट किया, वे किस मोशन में घूम रहा है, और आप धीरे धीरे उस थ्रेड को फिर छोड़ दो। जब आप उस धागे को छोड़ोगे फिर दोबारा मोशन उसका नोट करना। तो ये जो आपने मोशन, जब थ्रेड को मैंने रिलीज किया, जो वो स्टोन था वो एक सर्कुलर में मूव कर रहा था और अपनी हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहा था। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। और जो फोर्स मेरी एक्सेलरेशन को चेंज कर रही है और बॉडी को एक सर्कुलर पाथ की तरफ मूव कर रही है, वो हो सेंट्रीपिटल फोर्स।
मतलब जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट है मेरे उसे सेंटर की ओर धकेल रही है, वो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। डेफिनेशन आ जाती है कई बार कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होगी, जो स्टोन होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की ओर जाएगा, जो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो मेरी टेंजेंट होगी। आप ऐसे देखो, ये मेरा स्टोन है, ये सर्कल की तरफ घूम रहा है। अगर वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं एक्ट करेगी तो ये जो मेरा स्टोन होगा वो टेंजेंट की तरफ चला जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी, है क्या? जो मून का अर्थ की तरफ मोशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ से है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से होता है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो मतलब जो मून भी है वो भी मेरा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब क्वेश्चन वहीं पे फिर आगे हम, एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ से, क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? अगर कर रहा है तो हमें अर्थ एप्पल की तरफ जाता हुआ क्यों नहीं दिखता? सोचने वाली बात है। अगर आपको एप्पल अर्थ की ओर आता हुआ दिख रहा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर एप्पल अर्थ की ओर जाए तब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? थर्ड लॉ ऑफ अगर हम मोशन देखें, इसके जो न्यूटन के 3 लॉज जो मेरे मोशन थे, इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है। पर सेकंड लॉ ऑफ, अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लें, एक गिवन फोर्स के लिए जो एक्सेलरेशन होगी वो मेरे मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मतलब जो मेरा मास है एप्पल का वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा अर्थ के कंपैरिजन में। इसलिए मुझे जो अर्थ है मेरा वो एप्पल की ओर जाता नहीं दिख रहा। आपको जस्ट ये सब जो मैं आपको अभी एग्जांपल्स बता रही हूँ, आपको ये कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट एक दो डेफिनेशंस पढ़नी है, ये एक बार समझ लो कि ये हो क्या रहा है, बस। इससे ज्यादा आपको इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप यही देख लो, अगर सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड में मूव करते हैं, तो उन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा। इन सब फैक्ट से, एप्पल से, मून से, प्लैनेट से, जो न्यूटन था उसने कंक्लूड किया कि सिर्फ अर्थ ही नहीं एप्पल को अट्रैक्ट करता, या फिर मून ही नहीं, बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, इस सारे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो भी अट्रैक्शन होएगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वही मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स होएगी। 2 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट गिवन है, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसके बाद है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आएगा ही आएगा, श्योर है। इसमें आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो दूसरे, हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, एक फोर्स के साथ करेगा। अट्रैक्ट हमेशा एक फोर्स के साथ ही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है जो मेरा होती दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन है। एक ऑब्जेक्ट था, उसने दूसरे को अट्रैक्ट किया एक गिवन फोर्स के साथ, जो किसके प्रोपोर्शनल होएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता ही होगा कि नीचे आ जाता है वो, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। हम ये जो मेरी फोर्स होगी ये उस लाइन के अलोंग होगी जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जैसे ए और बी मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस डी है, एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास स्मॉल एम है। इन्होंने दिया नहीं हुआ पर हम यही अज्यूम करके चलेंगे। तो इनके इन पे जो फोर्स कौन सा लग रहा होगा, इनके सेंटर पर लग रहा होगा, ताकि ये दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ए इस तरफ जा रहा है और बी मेरा इस तरफ आ रहा है। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होने लगेगी। तो इनमें फोर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सपोज करो ए का मास कैपिटल एम है और बी का मास मेरे पास स्मॉल एम है, तो क्या हो गया वहां पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक साइन आता है, होप आपको पता ही होगा, वो साइन आएगा, ठीक है? एम इंटू एम। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, तो इनवर्सली इसके हो गया। अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन गया, एफ जो है अभी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ये चीज आ गई। जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तब मैं जी लगा दूंगी, जो मेरा जी होगा वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकती हूँ, और मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसे कांस्टेंट भी कह सकती हूँ वहां पर। अभी मुझे यहाँ पे g की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ f इंटू डी स्केयर इजिकल टू जी एम इंटू एम। ये मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जस्ट साइड्स इक्वल कर दी। यहाँ से अब मैंने g की वैल्यू निकाल ली, एफ डी स्केयर अपॉन एम इंटू एम। तो मेरा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर्म जो मैंने निकाला फॉर्मूला, वो मेरा निकला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो सिर्फ इतना ही है, एफ इजिकल टू जी एम एम इंटू एम डी अपॉन डी स्केयर।
और जो मेरा आगे मैं जी की वैल्यू निकाल रही हूँ, जो मैंने जी किया है, ठीक है, जो इसकी ऐसे यूनिट होगी, अगर मैं इन सब की यूनिट्स को पुट कर दूँ तो वो मेरे पास निकल जाएगी। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है मेरे पास, ये आपको शायद अभी नहीं भी पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट, आप अभी नोट कर लो। डी जो है मेरा वो डिस्टेंस है वहां पर, और एम मेरा मास है। डिस्टेंस की जो यूनिट है मेरे पास वो भी मुझे पता है क्या होगी, मीटर। डिस्टेंस स्केयर है तो मीटर स्केयर हो गया। मास, दो बार मास है तो किलोग्राम स्केयर होना था, और ऊपर लेके गई तो किलोग्राम -2। आपको इतनी एटलीस्ट यूनिट्स तो पता ही होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता तो आप अभी से नोट करके रख लो, ये काम आएंगी ही आएंगी। तो जी की जो वैल्यू थी वो मुझे निकल जाएगी, टोटल जी की वैल्यू जब सब कुछ ये कैलकुलेट होएगा। एक हम कुछ भी चीज़ों को ना यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो एक असम्पशंस के तौर पर करते हैं कि ये हो सकता है, तो आपको जस्ट इसकी वैल्यू बतानी चाहिए। कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 की, ये मेरी निकल जाएगी वैल्यू ऑफ जी। आई होप अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि इसमें जो हमने किया है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम सिर्फ देखेंगे। एक अर्थ का मास दिया हुआ है और एक मून का दिया हुआ है, अगर दोनों का डिस्टेंस इतना है तो फोर्स निकालनी है, जी भी दिया हुआ है, मुझे समझ आ रहा है, मास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और फोर्स निकालनी है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, F=G mm × d²। मैं जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगी और जस्ट मैं निकाल दूंगी, और मैं कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करूंगी। ये इसके यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हमने कर लिया कि वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके डिस्टेंस के होता है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो जस्ट मैं मैग्नीट्यूड वहाँ पे फाइंड कर दूंगी, मैग्नीट्यूड में उसकी जो डायरेक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं होती। आई होप आपको अब ये जितना मैंने अभी तक कराया ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर